people, hope you all are doing well. आज हम लोग CRPC में सेक्शन 2 की डेफिनेशंस देखेंगे जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 2A से सेक्शन 2G तक। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 2A पे। सेक्शन 2A हमें बताता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं। तो इसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि मीन्स एन ऑफेंस विच इज नोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब आप कहेंगे फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो आप अपनी बेयर एक्ट अगर आपके पास है, नहीं है तो प्लीज उससे ले लीजिए। बेयर एक्ट के पीछे आप देखेंगे तो उसमें शेड्यूल दिए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस बेलेबल बताए गए हैं वही ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ऐसा सेक्शन 2A कहता है। ठीक है, हाँ, is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। और या फिर ये तो एक बात हो गई कि फर्स्ट शेड्यूल में जो बेलेबल बताए गए हैं वो ऑफेंसेस बेलेबल हैं। ठीक है, इसमें एक बात और लिखी है कि जो जिन ऑफेंसेस को बेलेबल किया गया है किसी और लॉ से अगर कुछ जो ऑफेंसेस बेलेबल बताए गए हैं, कौन सा लॉ वो होना चाहिए जो इस वक्त फोर्स में है। ठीक है, तो वो भी ऑफेंसेस बेलेबल होंगे। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? जो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे उसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं सेक्शन 2B की। सेक्शन 2B चार्ज के बारे में बताता है। ध्यान से सुनिएगा, माइंड यू, चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज क्या है ये नहीं बताता है, चार्ज के बारे में बताता है। चार्ज क्या है ये आगे के सेक्शंस में डिफाइंड है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। इसकी भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आई होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं तो वो एक से ज्यादा ऑफेंसेस सबके लिए अलग अलग चार्ज है, तो वो जो उसका एक पर्टिकुलर चार्ज है वो भी हेड ऑफ चार्ज ही होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। A enters into B's house and commit theft, hurt and mischief। A B के घर में एंटर करता है और वो 3 ऑफेंस करता है। क्या ऑफेंस करता है? थेफ्ट करता है, हर्ट करता है और मिसचीफ कमिट करता है। ठीक है, Here A will be charged for theft, hurt और mischief। 3 चार्ज लगे उसके ऊपर, ध्यान से समझना, 3 चार्ज लगे उसके ऊपर। किस चीज के चार्ज लगे? थेफ्ट का लगा, हर्ट का लगा और मिसचीफ का लगा। उसके ऊपर 3 चार्जेस लगे। ठीक है, इफ वी कंबाइन दीज 3 चार्जेस, और अगर हम इन तीनों चार्जेस को कंबाइन कर दे तो एक हेड ऑफ चार्ज बन जाएगा। अगर हम इन तीनों चार्जेस को कंबाइन कर दे तो ये एक हेड ऑफ चार्ज बन जाएगा। एंड हेड ऑफ चार्ज विल ऑल्सो बी कॉल्ड चार्ज, और उस हेड ऑफ चार्ज को भी हम लोग चार्ज ही कहेंगे। ये बताता है सेक्शन 2B। समझ में आया? अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं, ठीक है, तो उन सारे ऑफेंसेस के चार्जेस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उसे हम कहेंगे हेड ऑफ चार्ज। वो हेड ऑफ चार्ज भी चार्ज ही कहलाएगा, ये कहता है सेक्शन 2B। ठीक है, अब आओ सेक्शन 2C पे। सेक्शन 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which, इसमें 2 बातें बताई हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया और कॉग्निजेबल केस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, A police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर कोई कॉग्निजेबल केस है तो ऐसे केस में या ऐसा ऑफेंस कमिट होने के बाद जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर कोई कॉग्निजेबल केस बन रहा है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट वहां पर किसी भी पर्सन को, मतलब अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किस चीज की? देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो हीनियस ऑफेंसेस जो होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस जो होते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे जो सीरियस ऑफेंसेस है, इसमें पुलिस ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है,
अब आते हैं सेक्शन 2L पे, सॉरी नहीं मतलब हाँ सेक्शन 2L पे नहीं आना है। सेक्शन 2L डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, सेक्शन 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, और सेक्शन 2L डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। ये एक मैंने बता दिया, अभी ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे आगे उसको भी। अब बात करते हैं सेक्शन 2D की। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। सबसे पहली बात तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक एलिगेशन है, ठीक है, जो कि मैजिस्ट्रेट को या फिर ओरल या फिर राइटिंग में किसी भी तरीके से मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, ओरल भी और राइटिंग में भी, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। क्यों देंगे हम? ताकि मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले, ठीक है, उस कंप्लेंट के ऊपर कुछ एक्शन ले, ठीक है। That some person whether known or unknown has committed an offense। अच्छा, आप मुझे एक बात खुद सोच के थोड़ा सा मतलब दिमाग में सोचो कि ये जो लिखा हुआ है that some person whether known or unknown, यहाँ पे known और unknown किसके लिए कहा जा रहा है? देखो यहाँ पर known और unknown कहा जा रहा है जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई है। कोई भी व्यक्ति भले ही वो जानता है, जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है वो उसको जानता है या नहीं जानता है, फिर भी वो कंप्लेंट दर्ज करा सकता है मैजिस्ट्रेट के पास। हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में जो होता है उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन के बाद पुलिस देती है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है। इसके में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए देखो समझना बात को कि 2 रेमेडीज होती हैं जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। अब वो 2 रेमेडीज क्या होती हैं? एक तो FIR होता है और एक कंप्लेंट होता है। मतलब जब अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो या तो FIR दर्ज कराई जाएगी या तो FIR लॉन्च कराई जाएगी या फिर कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी। देखो 2 रेमेडीज होती हैं, देयर आर 2 रेमेडीज। पहली क्या है? या तो FIR होगी और या फिर कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी, यही तो होता है। लेकिन FIR किन केसेस में होती है? FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, यानी कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही होती है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तभी कोई व्यक्ति FIR लॉन्च करा सकता है। लेकिन कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कंप्लेंट फाइल कराई जा सकती है। अब देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में 2 ऑप्शंस हैं, या तो कंप्लेंट, ठीक है, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में 2 ऑप्शंस हैं। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में हमने क्या देखा कि सिर्फ FIR लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल के लिए 2 ऑप्शंस हैं। अब वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? नॉन कॉग्निजेबल के लिए 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो कंप्लेंट है, दूसरा है इंफॉर्मेशन टू पुलिस। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल के लिए 2 ऑप्शंस है, कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन टू पुलिस, जो कि सेक्शन 155 CRPC में बताया गया है। सेक्शन 155 CRPC। अच्छा, इंफॉर्मेशन टू पुलिस क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। अब कंप्लेंट तो हमने देख लिया, तो इंफॉर्मेशन टू पुलिस ये होता है कि जब पुलिस कोई जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी बातें आप बता रहे हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, उसे एक बुक में नोट करे और वो सारी चीजें जो उसने नोट करी हैं वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस। मेन डिफरेंस हमें इन सारी बातों से क्या समझ में आया कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस कैन स्टार्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिना किसी ऑर्डर पे यानी कि खुद से स्टार्ट कर, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना होगा। जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए
तो ही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, पुलिस रिपोर्ट जब फॉरवर्ड करी जाती है, पुलिस रिपोर्ट के बारे में मैंने देखा, इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, जो उसमें एक लिखा हुआ था चीज, पुलिस रिपोर्ट जब फॉरवर्ड करी जाती है तो वो किस सेक्शन के अंडर फॉरवर्ड करी जाती है, किसको फॉरवर्ड करेगा, मैजिस्ट्रेट को ना ऑब्वियसली, तो वो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंडर फॉरवर्ड करी जाती है। ये सेक्शन किसके लिए है कि जब पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अंदर फॉरवर्ड करी जाती है मैजिस्ट्रेट को, तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंडर फॉरवर्ड करी जाती है। अब एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप अपनी बेरक में देखें, कंप्लेंट के सेक्शन के बाद ही एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमिशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। देखो, अगर जब पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट बना दी, उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले तो हुआ, पहले ऐसे समझो कि पहले मान लो कि किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है, कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर को बाद में पता चलता है, रिपोर्ट बनाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो जब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस एफआईआर को अब हम लोग मानेंगे कंप्लेंट, ठीक है, उस एफआईआर को हम लोग मानेंगे कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड, और फिर जिस पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेनेंट, जिस पुलिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है उसको हम लोग कंप्लेनेंट कह देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं सेक्शन 2E हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तो इसमें लिखा है इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ फॉर दैट स्टेट। किसी भी स्टेट का जब कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट होगा तो उसको वो हाई कोर्ट होगा ऑफ दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। मान लो जैसे गुजरात हाई कोर्ट है, ठीक है। अब सेकंड है कि इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट has been extended by law that high court। अब दूसरी चीज लिखिए कि क्या हाई कोर्ट हो सकता है। तो देखो, पंजाब और हरियाणा की, इसको एग्जांपल समझो कि पंजाब और हरियाणा की ज्यूरिसडिक्शन यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड करी गई है। कौन सी यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड करी गई है? चंडीगढ़ की, ठीक है, चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी तक उसको एक्सटेंड किया गया है, तो वो भी हाई कोर्ट ही कहलाया जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है कि इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, कोई यहाँ पे सिर्फ यूनियन टेरिटरी की बात करी गई है कि हाईएस्ट कोर्ट जो भी है किसी भी यूनियन टेरिटरी का, जो कि क्रिमिनल अपील के लिए है कोई भी, ठीक है, तो उसको भी हाई कोर्ट ही माना जाएगा अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन एफ की। सेक्शन एफ में डिफाइंड है इंडिया। इंडिया का मतलब है मीन्स द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, यानी कि जहां तक ये कोड एक्सटेंड करता है उसके लिए, इस सेक्शन के लिए वो इंडिया है, ठीक है। देन सेक्शन जी, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी का मतलब होता है वो सारी इंक्वायरी ट्रायल के अलावा। ट्रायल, देखो सबसे पहली बात तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल वो होता है जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में, उसको हम लोग ट्रायल कहते हैं। तो उसके अलावा जो सारी इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी कहलाती है, और वो इंक्वायरी होगी किसके सामने, कौन उसको कंडक्ट करेगा उस इंक्वायरी को? तो वो इंक्वायरी होगी या तो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा या फिर कोर्ट कंडक्ट करेगी, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2G तक। सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने लिखी है, तो अगर आप लोगों ने नोट नहीं करी तो इसको नोट करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 2A से सेक्शन 2G तक सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।